अब मैं आगे के क्वेश्चंस करने जा रहा हूं। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस करवाए थे, आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। और मैं फिर बोलूंगा कि यदि आपने मेरा मेथ लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले उसको अटेंड कर लो, तो फिर आपको ये वाला लेक्चर जो है ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज आपको कहीं कहीं कुछ डिफिकल्टी आ सकती है। वैसे मैं कोशिश यही करता हूं कि जिन्होंने मेरा मेथ लेवल का वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं किया है थ्योरी और प्रॉब्लम्स का, तो भी उनको समझ आ सके, मैं जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको क्वेश्चंस करने से पहले रिवाइज कर देता हूं। लेकिन उस लेक्चर के अंदर मैंने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा डिटेल में बताया है, इसलिए आपको फायदा ज्यादा होगा यदि आप उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद ये वाला लेक्चर अटेंड करते हो। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z² प्लस z+1 इक्वल टू 0 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? मतलब कि z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो आंसर क्या आएगा ये हमने पता लगाना है। आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टाइम बताया था मैंने कि z² प्लस z+1 इक्वल 0 के 2 रूट्स होते हैं। z इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। याद करो, ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस √3i/2। और ये भी याद होगा कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और यहां से एक कंक्लूजन और निकलता है कि 1/ओमेगा स्क्वायर होता है, 1/ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो डायरेक्टली पता होनी चाहिए, नहीं भी पता तो आप ये याद रखें। अब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स z की वैल्यू या तो ओमेगा है या फिर z की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। फर्स्ट केस, सपोज z की वैल्यू ओमेगा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा ओमेगा प्लस 1/ओमेगा टू द पावर 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 अप टू
ओमेगा की पावर 6 1 अपॉन होल की पावर 2, और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर होता है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। इन बातों को ध्यान में रखें तो ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 2, तीसरे में बनेगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब, दैट विल बी, चलो लिख देता हूं मैं, 1 बाय ओमेगा क्यूब की पावर 2 प्लस ओमेगा 4 प्लस 1 बाय ओमेगा 4 की पावर 2, ओमेगा 5 प्लस 1 बाय पावर 2 प्लस 1 बाय पावर 2। अब ये बन गया -1, क्योंकि अभी अभी बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, इसलिए ये बन गया -1 की पावर 2, ये भी बन गया -1 की पावर 2, ये 1 और ये 1, 2 की पावर 2, ये अगेन दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ये बन गया ओमेगा, और ये बन गया 1 अपॉन ओमेगा, और क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये 1 अपॉन ओमेगा और 1 अपॉन ओमेगा बन गया ओमेगा स्क्वायर, तो फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया -1 की पावर 2, ओमेगा टू द पावर 5 इज ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, तो बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बिकम्स -1, तो ये भी बन गया -1 की पावर 2, ओमेगा टू द पावर 6 विल बी 1 2 to the power 2, that is I get 1 plus 1 plus 4 plus 1 plus 1 plus 4, that is I get 12. In this way I get the choice D as correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉड ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो मॉड ऑफ z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली एंड ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल वे समझने में आसान रहता है, और ज्योमेट्रिकल वे से आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी ज्यादा आती है, और इसलिए फिर इंटरेस्टिंग भी लगता है।
लेकिन मैं इसको आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। इसको करने के लिए हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज ट्रू फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वैसे जस्ट फॉर नॉलेज बोल रहा हूं, प्रेजेंटली इसकी जरूरत नहीं है। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये आपने याद रखना है। प्रेजेंटली मेरे को इसकी जरूरत है और बीच में चाहे माइनस भी हो तो भी मैक्सिमम वैल्यू यही होती है और मिनिमम वैल्यू यही होती है, चाहे यहां पे माइनस भी हो तो भी। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मॉड ऑफ Z+1 की मेरे को ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट इज मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ Z +4 -3। अब ये मेरा एक पार्ट हो गया, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। Therefore, this is less than or equal to, using this formula, plus mod of 3। क्योंकि चाहे यहां पे माइनस भी हो तो भी यही फॉर्मूला है। यहां पे ये Z1 है, ये Z2 है। mod of Z+4 is less than or equal to 3। that is I get less than equal to 3 + 3 = 6। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई 6। and the alternative way of doing this question is actually ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इनइक्वालिटी ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, इसको यूज करते हुए हम इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे। ये पता है आपको, मॉड ऑफ Z माइनस Z0 लेस देन और इक्वल टू R represent the interior of a circle and boundary of the circle with axis of center Z0 and radius R। that is Z क्या होता है, Z is any point on the boundary of circle or interior of the circle। Z0 is the axis of center of the circle and radius is R।
मतलब कि बाउंड्री के पॉइंट और अंदर वाले सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। Z क्या है? Z इज द एफिक्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री और इनसाइड। अब हमको इसको यूज करते हुए इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। टू डू इट, मॉड ऑफ Z प्लस 4 का मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू 3, दैट इज -4 plus 0 iota is somewhere here. अब मैं एक सर्कल ड्रा करता हूं जिसका सेंटर -4 0 है और रेडियस 3 है। ये रेडियस 3, सेंटर -4 0। इस सर्कल के अंदर वाले सारे पॉइंट और बाउंड्री वाले सारे पॉइंट इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब रेडियस इसका 3 है तो ये वाला पॉइंट बन गया -1, ये वाला पॉइंट बन गया -7। अब मॉड ऑफ Z प्लस 1 की हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। मॉड ऑफ Z प्लस 1 का मतलब हो गया मॉड ऑफ Z माइनस 1 प्लस 0 आयोटा, दैट इज Z का -1 0 से डिस्टेंस। इसका मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम -1 0, क्योंकि आपको याद होगा मैं बता चुका हूं पहले कई बार कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन Z एंड -1 0। Z क्या है? एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री और इनसाइड। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब इनमें से वो पॉइंट जो इससे -1 0 इज दिस पॉइंट, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस में हो, और ये वाला पॉइंट क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब Z का -1 0 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। अंदर वाले सारे पॉइंटों में से ये वाला पॉइंट यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, और ये डिस्टेंस जो है वो 6 है क्योंकि ये रेडियस 3 है, हमने यहां से देख लिया था। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई 6, दैट इज मॉड ऑफ Z प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब मेरे को मॉड ऑफ Z प्लस 1 की यदि सपोज, वैसे जरूरत नहीं है, यहां पे पूछा नहीं गया है, सपोज इसकी लीस्ट वैल्यू भी निकालनी होती। लीस्ट वैल्यू का मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू, इसकी लीस्ट वैल्यू का मतलब Z का -1 0 से लीस्ट डिस्टेंस, और इन सारे पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट होगा जो इसके सबसे करीब है? यही वाला पॉइंट इससे सबसे करीब होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच का लीस्ट डिस्टेंस हो गया 0 एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इज 6। Hence, I can say the first choice is 6
क्योंकि उसने क्वेश्चन में केवल मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूं इसके अंदर। सपोज क्वेश्चन में कहा गया होता कि मॉड ऑफ जेड की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालो गिवन द सेम कंडीशन। यही कंडीशन दे रखी होती और क्वेश्चन में कहा गया होता कि मॉड जेड की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालो। तो मतलब कि ये हो गया मॉड ऑफ जेड माइनस 0 प्लस 0 आयोटा। मतलब कि z का 0 0 से ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस निकालना होता। तो क्लियर है इन सारे पॉइंटों में से 0 0 से जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकलता वो ये निकलता और इन सारे पॉइंटों में से z का 0 0 से लीस्ट डिस्टेंस ये निकलता। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो जाता 7 और लीस्ट डिस्टेंस हो जाता 1। तो आई वुड हैव गॉट mod of z is less than equal to 7 and greater than equal to 1। तो mod z की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाती 7 और mod z की लीस्ट वैल्यू हो जाती 1। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये जो मैंने ज्योमेट्रिकल वे किया है इट इज इंपॉर्टेंट वे इन द सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। ये अच्छे से समझ लो क्योंकि जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए गए हैं इनका यूज फर्दर मैथमेटिक्स में बहुत आता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ये तो 11th लेवल का बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया। लेकिन जेईई मेंस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बहुत लो लेवल के होते हैं। तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट। तो फिर आप लोअर लेवल हो चाहे हाई लेवल हो हर एक तरह का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना हो तो हमेशा पूरे कॉम्प्लेक्स में जहां जहां आई है सब जगह आई की जगह -i कर देते हो तो आपको कंजुगेट मिल जाता है। यहां पे i की जगह -i करता हूं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन -i -1। ये हो गया इसका कंजुगेट दैट इज -1 अपॉन 1 प्लस i that is C choice becomes the correct choice। बिल्कुल ही आसानी से हो गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z which satisfy this condition that is mod of z minus 1 is equal to mod of z plus 1 is equal to mod of z minus iota।
मतलब कि हमने पता लगाना है कितने कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये क्लियर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस आई। मतलब कि z का, जैसा कि हम जानते हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। दैट इज, यदि ये पॉइंट का एफिक्स z1 है, इस पॉइंट का एफिक्स z2 है, तो इसका मतलब होता है द डिस्टेंस AB। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन का मतलब हो गया कि z का 1 से डिस्टेंस, z का -1 से डिस्टेंस और z का आयोटा से डिस्टेंस सेम होगा। ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो 1 लगभग यहां कहीं होगा, -1 लगभग यहां कहीं होगा और I लगभग यहां कहीं होगा। अब क्वेश्चन का मतलब हो गया, उस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जिसका कि A, B और C तीनों डिस्टेंस बराबर हो और उस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर Z होगा। जिस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर इन तीनों से बराबर होगा, उस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो Z होगा। इन अदर वर्ड्स, हमको पता लगाना है उस सर्कल का सेंटर जो कि इन तीनों पॉइंटों से होके जाएगा। अब वो सर्कल जो इन तीनों पॉइंटों से होके जाएगा, ये क्लियर है, वो इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होगा। ये एंगल होगा 90, क्लियर है, क्योंकि ये 90 है, ये 45 होगा, ये लेंथ बराबर है ना, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ बराबर है, ये 45 ये 45 ये 90। ये बिल्कुल आसान है देखना कि ये वाला एंगल 90 है। तो सर्कल जो इन तीनों पॉइंटों से होके जाएगा, उसका सेंटर ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि ये है वो पॉइंट जो कि A, B, C तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो Z की वैल्यू क्या आ गई? 0 0। वैसे तो हमको Z की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमको तो केवल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालने थे विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो ये तो हमने Z की वैल्यू आसानी से निकाल ली। सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि मॉड ऑफ Z माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस 1 प्लस i।
इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस 5i। तो ये कहा जाता फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो इमीडिएटली आई से नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी 1, क्योंकि z जो है उस सर्कल का सेंटर होगा जो सर्कल 2 3 1 1 और -2 5 से होके जा रहा होगा। तो सर्कल का सेंटर जो होगा वो तीनों से इक्वल डिस्टेंस में हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज ऑलवेज 1। बस एक बात को ध्यान देना होगा कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो 3 कोलिनियर पॉइंटों से तो कोई सर्कल ड्रा ही नहीं किया जा सकता। तो उस केस में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं निकलेगा विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। मतलब कि ऐसी कोई भी कंडीशन दे रखी हो, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z3 दे रखा हो और पता लगाना हो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, z1 z2 z3 आर फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर which satisfy this condition will be immediately I'll say 1, क्योंकि the value of z will be center of the circle passing through z1 z2 and z3। तो value of z which is center of the circle will be satisfying this condition। बस देखना ये होगा कि z1 z2 z3 कोलिनियर नहीं होने चाहिए, और 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है इसको चेक करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कई बार पढ़ा होगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, ये चेक कैसे किया जाता है। तो यदि z1 z2 z3 नॉन कोलिनियर होंगे तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन विल बी ऑलवेज 1। और यदि z1 z2 z3 कोलिनियर हुए तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन विल बी 0। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा which will satisfy this condition। और इसलिए क्योंकि 1 -1 और i ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं, therefore नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन विल बी 1। और यदि z की वैल्यू पूछी जाती तो z की वैल्यू 0 प्लस 0 आयोटा होता। तो आंसर इज ए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर एंड z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं दे लाई ऑन द लाइन रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1, देन
you have to find the information about beta. That is, you have to find the correct choice. अब ये क्लियर है क्योंकि अल्फा और बीटा रियल हैं. इट मीन्स दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ऑल द कोएफिशिएंट्स रियल. और क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स रियल हैं, एक रूट p प्लस क्यू आई होगा तो दूसरा रूट p माइनस क्यू आई होगा. दैट इज द रूट्स विल बी कंजुगेट ऑफ ईच अदर. ध्यान रखना, रूट्स एक दूसरे के कंजुगेट वाली बात उस क्वाड्रेटिक के लिए ट्रू होती है जिस क्वाड्रेटिक में सारे के सारे कोएफिशिएंट रियल होते हैं. और यहां पे जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रियल, अल्फा रियल, बीटा रियल, तो इसलिए ये बात मैं बोल सकता हूं. और दूसरी बात बोल रखी है, इसके जो दो रूट्स हैं दे लाई ऑन दिस लाइन. का मतलब ये हो गया कि उन दोनों रूट्स का रियल पार्ट 1 है. उन दोनों रूट्स का रियल पार्ट 1 होने का मतलब एक रूट 1 प्लस लैम्डा आई है तो दूसरा रूट 1 माइनस लैम्डा आई है. और आगे बोल रखा है कि these two are roots of this. का मतलब हुआ 1 प्लस लैम्डा आई इंटू 1 माइनस लैम्डा आई इक्वल टू बीटा. दैट इज 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू बीटा. अब क्योंकि lambda is a real number, therefore lambda square is sure to be greater than or equal to 0. क्योंकि केवल रियल नंबर ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है. इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होना कोई जरूरी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आई स्क्वायर जो है वो -1 होता है. तो लैम्डा रियल है तो लैम्डा स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल 0. लेकिन इस केस के अंदर लैम्डा इक्वल 0 नहीं हो सकता क्योंकि लैम्डा यदि इक्वल टू 0 हो गया तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे. और कहा गया है कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. मीन्स लैम्डा इज नॉन जीरो, और नॉन जीरो है तो लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. और लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. That is, I can say beta is greater than 1. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा होल टू द पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस b ओमेगा. तो a और b की वैल्यू क्या होगी ये तो आपको पता ही होगा कि 1 टू द पावर 1/3 की जो 3 वैल्यूज होती हैं वो 1 ओमेगा और
ओमेगा स्क्वायर होती हैं। और ये भी आपको पता होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये बातें आपको पता है और इन्हीं का मैं यूज करने जा रहा हूं। टू प्रोसीड फर्दर, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां से 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा बोल सकते हैं। -1 की पावर 7 तो माइनस आ गया, ओमेगा की पावर 14 आ गया, इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। और ये तो हम जानते ही हैं कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है, ये 1 बन गया और रह गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। अगेन ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर आया है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा a प्लस बी ओमेगा, क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस ओमेगा बोल सकते हैं। एंड कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, नाउ I get a equal to 1 and b equal to 1, hence I can say first choice, a choice becomes the correct answer. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z is not equal to 1, and second thing is z square upon z minus 1 is real number. Then the point represented by the complex number z satisfies which condition? That is, you have to find the correct choice. To do this question, हमको मेन इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये रियल है और लोकस ऑफ z निकालना है। तो मैं z को x प्लस yi मान लेता हूं और x और y में इक्वेशन निकालूंगा। तो एक्स वाई में जो इक्वेशन बनेगी, दैट विल बिकम द लोकस ऑफ z। अब ये क्योंकि रियल है, देयरफॉर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट निकालूंगा और उसको मैं इक्वल 0 पुट कर दूंगा। दैट इज x प्लस वाई आई होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई आई -1 आ गया। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस 2xyi अपॉन x माइनस 1 प्लस yi। अब मैं आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। माइनस yi अपॉन दैट इज आई गेट। अब मैं इसका इमेजिनरी पार्ट निकालने जा रहा हूं। ध्यान देना कि मेरे को रियल पार्ट से मतलब ही नहीं है, तो मैं कैलकुलेशन का टाइम डिनोमिनेटर तो बिल्कुल आसान है, वो है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। न्यूमरेटर का रियल पार्ट निकालना आसान है, लेकिन मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं केवल ऐसे लिखता हूं प्लस आई इंटू, क्योंकि मैं इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट करने वाला हूं। ये आएगा माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू एक्स माइनस 1। और क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो आई पुट माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू, वैसे डिनोमिनेटर लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इक्वल टू 0 पुट करने जा रहा हूं, तो ये तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये इधर चला गया और y कॉमन ले लिया, तो आई गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू 0। दैट इज आई गेट y इक्वल 0 और दिस इक्वल 0, और ये सिंप्लीफाई होके बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। दैट इज आई हैव गॉट, दिस मीन्स रियल एक्सिस, मतलब कि एक्स वाई या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस कंडीशन का मतलब या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन का मतलब हो गया रियल एक्सिस, इस इक्वेशन का मतलब सर्कल विद
center 10 and clearly इसका रेडियस 1 है, that is locus of Z is a circle with center 10 and radius 1 का मतलब हो गया Z lies anywhere on this circle with center 10 and radius 1, that is on a circle passing through origin. वैसे उसने सेंटर और रेडियस पूछा नहीं था, तो आंसर आ गया either on real axis or on a circle passing through origin. यही हमारा आंसर आया था, either on real axis or on a circle with center 10 radius 1 का मतलब passing through origin. और क्लियरली ऐसे भी देख सकते हो कि origin इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो you have got A as the correct choice.